नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हमारी ये चौथी क्लास है मनोविज्ञान की। आज हम आपको बताएंगे मनोविज्ञान के चैप्टर बुद्धिमापन और बुद्धिलब्धि। आज चर्चा करेंगे बुद्धिमापन और बुद्धिलब्धि के विषय में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं बुद्धिमापन और बुद्धिलब्धि के विषय में। यहाँ पर भी हम आपको शॉर्ट मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिमापन और बुद्धिलब्धि के बारे में। तो बुद्धिमापन का काल शब्द क्या आता है? बुद्धिमापन का काल तो सबसे पहले बात आती है बुद्धिमापन का काल। बुद्धिमापन का काल तीन प्रकार के यहाँ पर से, जैसे कि 1905 से पहले और 1905 के बाद, फिर 1911। 1905 से पहले क्या होता था? 1905 से पहले जो बुद्धिमापन का सिद्धांत चलता था, जो लोग वहाँ के मनोवैज्ञानिक थे जो बुद्धि मापते थे, वो व्यक्ति के शरीर के आधार पर मापते थे। व्यक्ति कैसा है, दुबला पतला छोटा बड़ा, उसी के अकॉर्डिंग मापते थे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, काम दे देते थे कि ये बालक या ये व्यक्ति ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये शरीर के आधार पर 1905 से पहले जो बुद्धि का मापन होता था शरीर के आधार पर। इसके बाद बात आई है 1905 से 1911। क्या है? 1905 से 1911 ये समय है विनय काल, जिसे बोलते हैं अल्फ्रेड विनय। मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? अल्फ्रेड विनय। 1905 से 1911 यह टाइम है 6 साल का। इसे मानसिक आयु ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या बोलते हैं? क्योंकि विनय जो थे वो शरीर के आधार पर बुद्धिमापन को नहीं मानते थे। उन्हें कुछ गलतियां महसूस हुई तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और मानसिक आयु के आधार पर बताया। मानसिक आयु का मतलब ये हुआ कि बच्चा जैसे 5 साल का है और वो 7 साल के बच्चे के जैसे काम कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 7 साल। फिर समझिए, जैसे कोई बालक 10 साल का है, कोई बालक 10 साल का है और कुछ काम उसने ऐसे कर दिया जैसे कि 13 साल या 14 साल का व्यक्ति कर सकता है। 13 साल और 14 साल का बालक कर सकता है, और परंतु वो है 10 साल का, जो कि 13 और 14 साल वाले बालक के हिसाब से उसने काम कर दिया, तो उसकी मानसिक आयु 13-14 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 13-14। तो ये हुई मानसिक आयु। फिर समझ लीजिए, जैसे कोई बालक 5 साल का है और वो कोई भी काम 7 साल के बच्चे के बराबर कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 7 साल होगी, परंतु है उसकी ओरिजिनल एज 5 साल। ओके दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक काल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक काल बोलते हैं, क्योंकि मानसिक आयु वैज्ञानिक से संबंधित है। विनय काल को वैज्ञानिक काल भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, 6 साल 1905 से 1911 विनय काल था और विनय की मृत्यु हो जाती है 1911 के आसपास। इसके बाद बुद्धिलब्धि शब्द आती है। इसके बाद क्या आती है? बुद्धिलब्धि आती है 1911 के बाद। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड विनय। क्या है? अल्फ्रेड विनय। आगे चलते हैं। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धिमापन किसने किया? शरीर के आधार पर मतलब शरीर देख करके बुद्धि का मापन करना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? लेवेस्टर। कौन से किए हैं? लेवेस्टर ने किया। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया? लेवेस्टर ने किया। ओके दोस्तों, एक ही याद कर लीजिए। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड विनय। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया? शरीर के आधार पर लेवेस्टर। आगे चलते दोस्तों। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण, ये कहाँ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण अल्फ्रेड विनय, क्योंकि इन्होंने मानसिक आधार पर किया था और बुद्धि का परीक्षण किया था इन्होंने सबसे पहले। इसके पहले लोग क्या कर लेते थे? शरीर के आधार पर बता देते, वो कोई परीक्षण नहीं हो तो केवल देख कर बता रहे हैं ना, उसका ढांचा कैसा है, छोटा बड़ा दुबला पतला। परंतु जैसे अल्फ्रेड विनय आए तो उन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया। कोई किसी व्यक्ति को देख करके नहीं बताई जा सकती उसकी बुद्धि कम या ज़्यादा, परीक्षण जरूरी है। तो सब फिर
जो अल्फ्रेड बिने आए तो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण अल्फ्रेड बिने ही ने किया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है बिने काल की। बिने काल जिसे मानसिक आयु काल कहते हैं, वैज्ञानिक काल कहते हैं, और इनका जो टाइम इंटरवल है 1905 से 1911, 1905 से 1911 6 साल का समय है। आगे चलते हैं दोस्तों। 1905 अल्फ्रेड बिने की बात हो रही है यहाँ पर। 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन मिलकर, तो यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक है, अल्फ्रेड बिने और साइमन मिलकर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की। यहाँ पर साइमन केवल सहयोग कर रहे हैं, मेन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं, इसलिए बिने काल बोला गया है। इसीलिए बिने काल बोला गया, नहीं तो साइमन काल ना बोल दिया जाता, क्योंकि साइमन जो थे वो केवल उनके सहयोगी थे, केवल मदद कर रहे थे, ऐसे हेल्प जैसे, नहीं तो वो भी होते इसमें तो साइमन काल भी कहलाता। साइमन केवल हेल्प कर रहे थे, उनके सहयोगी थे। पूरा जो नाम जा रहा है वो अल्फ्रेड बिने के ऊपर ही जाता है। ये जो उन्होंने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धिमापन किया वो मेन योगदान अल्फ्रेड बिने का ही है, अल्फ्रेड बिने का है। और यहाँ पर क्या व्यक्तिगत परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। व्यक्तिगत में एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, और सामूहिक में क्या होता है, सामूहिक में होता है तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बालकों को एक जगह पर बैठा करके परीक्षण लिया जाता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में स्कूल और कॉलेजों में होते हैं हम लोग के एग्ज़ाम, सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत वाइवा वगैरह व्यक्तिगत होते हैं, जो हम लोग के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो सामूहिक में हो जाते हैं, ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन मिलकर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसको हम लोग बोलते हैं बिने साइमन। क्या बोलते हैं, बिने साइमन, क्योंकि इसमें साइमन भी थे, साथ दे रहे थे, इसलिए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड बिने और साइमन मिलकर यहाँ पर साइमन हेल्प कर रहे हैं, केवल मिलकर के बुद्धिमापन सिद्धांत बनाया। आगे चलते हैं। और दूसरी बात, ये जो परीक्षण हो रहा था कहाँ हो रहा था, जब भी ये परीक्षण कर रहे थे बिने साइमन फ्रांस में थे, फ्रांस के बालकों पर कर रहे थे और मानसिक आयु के आधार पर कर रहे थे। फ्रांस के बालकों पर कर रहे थे और मानसिक आयु के आधार पर कर रहे थे। इससे पहले 1905 के पहले भी, सुनो, 1905 के पहले भी बुद्धिमापन होता था, परंतु वो केवल फ्रांस के बालकों पर ही हुआ था। वो मंदबुद्धि के बालकों पर हुआ था, परंतु जैसे बिने 1905 के बाद आए उन्होंने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया। आगे चलते दोस्तों। अब हमने पहले बता दिया कि 1905 से 1911 किसका काल है, बिने काल है, क्योंकि यहाँ पर बिने परीक्षण कर रहे हैं बुद्धि का। तो 1905 से 1911 बिने काल है। 1905 और 1908 और 1911 यहाँ पर ये समय बिने काल का है। 1905 से +3 जोड़ो 1908 आता है, 1908 में +3 जोड़ो तो 1911 आता है। 1905 में इन्होंने परीक्षण तो कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर लिया जो उतनी समय इनका दिमाग काम कर रहा था, परंतु एक ही बार में कोई भी खोज या कोई भी नई रिसर्च पूरी तरह सक्सेस नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रहती हैं। तो इन्होंने उतने समय बिने साइमन परीक्षण तो कर लिया, परंतु इसमें कुछ कमियां रही होंगी जो धीरे धीरे सब सुधार होगा। जैसे हम लोग का संविधान है जो कि हमेशा क्या होता रहता है, संशोधन होता रहता है, समय के अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग संशोधन होता रहता है। उसी तरह बिने साइमन परीक्षण है, यहाँ पर भी संशोधन होना है। तो जब 1905 में जो बुद्धिमापन हुआ था, बिने साइमन परीक्षण हुआ था, उतने से जो 3 साल से 16 वर्ष के बच्चे थे उन्हीं के लिए केवल बना था, उन्हीं की बुद्धि मापी जा सकती थी। इससे 16 साल से ऊपर के बच्चों में बुद्धिमापन का कोई सिस्टम नहीं था,
जो परीक्षण हुआ था उनके लिए नहीं था, केवल 3 से 16 साल के बच्चों के लिए उन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यही से बनता है, 3 से 16 साल के बच्चों के लिए बना था और ये सरल से कठिन था, मतलब कि पहले सरल स्टेप फिर धीरे धीरे कठिन स्टेप ये अपने परीक्षण पर करते थे। पहले सरल क्वेश्चन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, ये चीज़ है सरल से कठिन। और इन्होंने अपने जो पद प्रयोग किए थे उसमें 30 पद डाले थे। कितने पद डाले थे? 30 पदों का प्रयोग किया था। केवल आप ये याद कर लिए कि 30 पद हैं। जब 1905 की बात होती है तो उतने समय केवल 30 पद इन्होंने डाला था बिना सामान्य परीक्षण में। तो 3 चीज़ें हैं, 3 से 16 साल के बच्चों के लिए बना था, केवल सरल से कठिन था और इसमें केवल 30 पद थे। तो इसमें बहुत से संशोधन होने थे, कुछ गलतियाँ रही होंगी। पहली गलती यही है कि 3 से 16 साल के बच्चों के लिए कुल बना था, एक तो इसी में संशोधन होना था। फिर चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा ना कि 1905 में 3 जोड़ो तो 1908 आता है, फिर 3 जोड़ो तो 1911 आता है। तो 1905 में बिना सामान्य परीक्षण हो गया था। 3 साल बाद 1908 में प्रथम संशोधन हुआ, फिर 3 साल बाद 1911 में दूसरा संशोधन हुआ, द्वितीय संशोधन। तो प्रथम संशोधन और द्वितीय संशोधन, 2 संशोधन हो चुके हैं। अब प्रथम संशोधन में क्या किया इन्होंने? पहले तो 30 पद थे, 101 तो संशोधन यही हुआ कि 59 पद बनाए गए। और दूसरा क्या है? इस परीक्षण में मानसिक आयु कारक को समझा गया। यहाँ पर मानसिक आयु कारक को समझा गया। तो मानसिक आयु कारक को समझा गया। इसके पहले मानसिक आयु के विषय में कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। मानसिक आयु कारक को यहाँ पर समझा गया प्रथम संशोधन में, केवल कि मानसिक आयु के कारक भी हैं यहाँ पर, तो उसको केवल समझा गया, अभी लागू नहीं किया गया है। तो 59 पद तो यहाँ पर आ गए, 59 इन्होंने पद बना दिया, परंतु मानसिक आयु कारक को केवल समझा है, अभी लागू इन्होंने नहीं किया प्रथम संशोधन में। फिर 3 साल बाद इन्होंने मानसिक आयु का प्रयोग किया, यूज किया। मानसिक आयु देखो 3 साल बाद 1911 मानसिक आयु और बालक की वास्तविक आयु के बीच संबंध बनाया। यहाँ पर मानसिक आयु और बालक की वास्तविक आयु के बीच संबंध, मानसिक आयु और बालक की वास्तविक आयु के बीच संबंध 1911 में। और यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धि के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि। सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और मंद बुद्धि। अब 3 भाग में कौन कौन आते हैं? जिसकी बुद्धि ज़्यादा है उसको श्रेष्ठ में, जिसकी बुद्धि कम है उसको मंद में, और जो सामान्य है। अब ऐसे समझिए, जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, या तो कक्षा 8 में समझ लीजिए। ऐसे समझिए, क्लास 8 में कोई बच्चा है, वो कक्षा 8 के लेवल का है भी, और कक्षा 8 के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है, कक्षा 8 के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है। इससे उसे यदि कक्षा 9 का क्वेश्चन दे दिया तो नहीं सॉल्व कर पाता है, मतलब कि वो कक्षा 8 के लेवल का है, तो मतलब कि उसकी बुद्धि सामान्य बुद्धि है। अब उसी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि कक्षा 9 और 10 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता है कि कक्षा 8 में होते हुए भी कक्षा 9 और 10 की मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ मानेंगे, उसकी बुद्धि वो श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा। और कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं, कक्षा 8 में तो पहुंच गए, परंतु अपनी ही क्लास के मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? कक्षा 8 में है, कक्षा 8 के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो वो मंद बुद्धि वाला कहलाते हैं। मतलब कि वो कक्षा 8 के लेवल का नहीं है, फिर भी कक्षा 8 में है, वो अपनी क्लास की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है, वो मंद बुद्धि है। जो सॉल्व कर लेते हैं वो तो सामान्य में हो गए, और जो कक्षा 9 और 10 के भी सॉल्व कर लेते वो श्रेष्ठ बुद्धि हो गए। तो ये चीज़ है मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच का संबंध। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 1911 पहले बता दिया था। 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र, 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया। 1911 में 1911 के आसपास बिने की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक सूत्र आया जो कि स्टर्न ने दिया,
किसने दिया? ईस्टर्न ने दिया। और बुद्धि लब्धि की बात हुई, बुद्धि लब्धि का यूज़ हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने बनाया एक फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, केवल इतना ही बनाया। अभी यहाँ पर 100 का गुणा नहीं हुआ है, 100 का गुणा नहीं हुआ है। उन्होंने केवल इतना बताया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाया। ईस्टर्न ने दिया, क्या बनाया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसके बाद फिर संशोधन होना है इसमें, संशोधन अब ऐसे ही चलता रहा। 1911, 12, 13, 14, 15 सब चलता रहा। फिर एक मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर टर्मन, ये अमेरिका में रहते थे और इनके पास ये फार्मूला पहुंच ही गया अपने यहाँ इन्होंने। और ये एक यूनिवर्सिटी में क्या थे? प्रोफेसर थे। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका में। और प्रोफेसर टर्मन वहीं पर मनोवैज्ञानिक हैं। तो प्रोफेसर टर्मन वहाँ के प्रोफेसर थे अमेरिका में, अमेरिका के प्रोफेसर, ऐसे समझ लीजिए। अमेरिका में यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, ओके, वहाँ के प्रोफेसर थे। और 1916 की बात है, ये कब की बात है? 1916 की। तो इनके पास भी ये फार्मूला पहुँचा। तो इन्होंने भी इस फार्मूले का यूज करके अपने यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी पर थे रहे होंगे, जो भी बच्चे होंगे, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इनको ये फार्मूला नहीं समझ में आया, इनको कुछ गलतियाँ समझ में आई। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग संशोधन किया। क्या किया दोस्तों? संशोधन किया। तो इन्होंने फार्मूला बनाया बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और मल्टीपल में इन्होंने 100 लगा दिया, मल्टीपल में इन्होंने 100 लगा दिया। तो अब ये बात आती है, मल्टीपल में 100 किसने लगाया? टर्मन ने लगाया। या तो ये पूछ लिया जाता है फार्मूला, ये पूरा सूत्र दे दिया जाता है कि ये सूत्र, इस सूत्र के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। यहाँ पर ईस्टर्न का कोई काम नहीं, क्योंकि मल्टीपल 100 हो चुका था। तो इस फार्मूले के या सूत्र के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर टर्मन किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर टर्मन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में। और प्रोफेसर टर्मन ने ये जो सूत्र बनाया वो कब बनाया? 1916 में। ये सारी बातें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है। देखो पहली बात, विनय तो रहेंगे ही, क्योंकि जो बुद्धिमापन का शब्द आया, बुद्धिमापन के प्रतिपादक तो विनय है, उनका नाम हटे, क्योंकि शुरुआत तो विनय ही नहीं किया है, उनका नाम हट ही नहीं सकता, तो विनय तो बने ही रहेंगे। अब जो ये फार्मूला बनाया है इस परीक्षण को, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तो शब्द आया है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण इसलिए कहा गया क्योंकि मल्टीपल में जो 100 हुआ वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। किसने किया? प्रोफेसर टर्मन ने किया। ओके दोस्तों, प्रोफेसर टर्मन ने किया। कहाँ किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो कहाँ हुआ मल्टीपल में 100? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसीलिए इसका नाम है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ओके दोस्तों, समझ गए? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि ये सब किसने बनाया? प्रोफेसर टर्मन ने ही बनाया। किसने बनाया? प्रोफेसर टर्मन ने बनाया। जब 100 का मल्टीपल इन्होंने कर दिया था, इसके बाद इन्होंने पूरी बुद्धि लब्धि बना डाली थी। आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धि और वर्ग तो पहले बता दिया, मानसिक आयु, वास्तविक आयु और 100। वास्तविक आयु क्या होती है? जैसे कोई 16 साल का बच्चा है तो 16 की ही रहेगा, उसकी वास्तविक आयु हो गई। उसकी मानसिक आयु क्या है? 16 साल का बच्चा यदि 20 साल के बच्चे के बराबर काम कर लेता है, 20 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग वो काम कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 20 साल कहलाएगी। यदि कोई 16 साल का बच्चा है, वो जो है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि है, वो मान लो 10 साल के बच्चे की जैसी है। 16 साल का तो वास्तविक है, परंतु वो जो काम करता है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, बोलने काम करने की जो जितने भी प्रकार की आदतें वगैरह हैं, वो 10 साल के बच्चे के जैसे अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है, उसका व्यवहार ऐसा है, तो उसकी मानसिक आयु 10 ही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बुद्धि लब्धि इन्होंने बनाया। किसने बनाया? टर्मन ने बनाया 1916 में। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। 1916 भी आता है। किसने बनाया बुद्धि लब्धि? तो टर्मन का ही नाम आता है।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फार्मूले का यूज किया और ये कहा जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, 130 से अधिक होती है, उसको प्रतिभाशाली बोला जाता है। इन्होंने प्रतिभाशाली नाम दे दिया। जो 130 से अधिक है, 130 के नीचे आते हैं केवल 10 स्टेप आते हैं, 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक, उसको इन्होंने नाम दे दिया प्रखर बुद्धि। क्या दे दिया? प्रखर बुद्धि। फिर 10 स्टेप नीचे आते हैं, 111 से लेकर 120, इन्होंने कह दिया तीव्र बुद्धि। फिर 10 स्टेप नीचे आते हैं, 91 से लेकर के 110 तक, इन्होंने बोल दिया सामान्य बुद्धि है। फिर 10 स्टेप नीचे आते हैं, 10 नहीं 20 आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 81 से लेकर के 90 तक, सॉरी 10 स्टेप हैं, 81 से लेकर के 90 तक। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मंद बुद्धि। क्या कहा? मंद बुद्धि बालक। इसके बाद 70 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम वाले बच्चों को क्या कहा इन्होंने, 71 से कम वाले बच्चों को कहा जड़ बुद्धि। क्या कहा? जड़ बुद्धि। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, और सामान्य बालक का आता है 91 से लेकर के 110 ये आता है, और 71 से कम बुद्धि लब्धि जो होती है उसमें क्या नाम दिया गया है, जड़ बुद्धि कहलाते हैं। 71 से कम वालों को जड़ बुद्धि कहा जाता है, सामान्य बुद्धि का 91 से 110 और प्रतिभाशाली का 130 से अधिक। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर बनते रहते हैं। आइए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अल्फ्रेड बिने कहाँ के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने कहाँ के प्रोफेसर थे? ये सब छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती रहती हैं। अल्फ्रेड बिने पेरिस में ही ये रहते थे और वहीं के प्रोफेसर थे। तो पेरिस विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। यदि इनका पूछा जाए ये रहते कहाँ थे, जन्म कहाँ हुआ, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो अल्फ्रेड बिने कहाँ के प्रोफेसर थे? पेरिस, और पेरिस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1905 में हुआ। अब ये भी बात है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भी अल्फ्रेड बिने हैं। बुद्धि मापन में बिने का सहयोगी कौन था? केवल सहयोगी है यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल सहयोग का काम कर रहा था साइमन, हेल्पर एक प्रकार से। तो सहयोग का काम कौन कर रहा था? साइमन कर रहा था। तो यहाँ पर बुद्धिमापन में अल्फ्रेड बिने का सहयोगी कौन था? साइमन था। आगे चलते हैं। बुद्धिमापन को सफल किसने बनाया? बुद्धिमापन को सफल किसने बनाया? बिने ही नहीं बनाया। इसके बाद बुद्धि लब्धि आती है, जो कि नाम किसका जाता है? टर्मन का जाता है। किसका जाता है? टर्मन का। यहाँ पर केवल बुद्धिमापन को सफल किसने बनाया? सफल बनाया बिने ने बनाया। इसके पहले, क्योंकि बिने के पहले क्या होता था? शरीर के आधार पर हो जाता था। जब बिने आए तो मानसिक आयु वास्तविक आयु का संबंध बनाया, इन्होंने मानसिक आयु का यूज किया। तो सफल बनाने का प्रयास किसने किया? बिने ने ही किया। अब अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक काल। वैज्ञानिक काल किस काल को कहा जाता है? वैज्ञानिक काल किस काल को कहा जाता है? तो वैज्ञानिक काल कहा जाता है बिने काल का, क्योंकि इन्होंने विज्ञान की दृष्टि से देखा था, शरीर के आधार पर नहीं देखा था, विज्ञान की दृष्टि से देखा था, इसलिए वैज्ञानिक काल कहा जाता है बिने काल को। आइए चलिए दोस्तों आगे 2-4 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के नाम पर। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछेंगे, इसे आप कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देंगे। प्रोफेसर टर्मन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोफेसर टर्मन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, या रूस। ओके दोस्तों, तो फिर से याद कर लें। प्रोफेसर टर्मन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका,
फ्रांस, जर्मनी, रूस। आप अपना सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स पर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, बहुत ही जल्द हम एक फिर से नई वीडियो ला रहे हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।